हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास और इस समय जो टॉपिक चल रहा है लगातार वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और आज इसका पार्ट 3 है, तीसरा भाग है, वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ी पिछली वाली बातें, कहने का मतलब पिछला क्लास जो भी हुआ है वो थोड़ा 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू चलेंगे। थोड़ा फ्लो में आने दीजिए, फिर हम कंटिन्यू चलेंगे। तो जैसे कि मैंने ये कुछ सब टॉपिक्स बताए थे, ठीक है, तो यहाँ पर परिचय, तत्वों का वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास हो चुके थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने देख लेते, मोसले की आवर्त सारणी देख लेते, वर्ग और आवर्त आए थे जिसमें से वर्ग हो चुका था। अभी आवर्त या पीरियड की बात करेंगे, ठीक है, पीरियड की बात करेंगे। फिर एग्रीगेट्स भी हो चुका था और साथ में देखेंगे ब्लॉक क्या होता है, आवर्त सारणी की विशेषताएं वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी, तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, यूनोचिक मेंडलीव 1869 में आवर्त सारणी दिया था और इस समय कुल तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी। और भाई साहब ने अरेंजमेंट किस प्रकार से किया था, 63 तत्वों को 7-7 का ग्रुप बनाया था। ठीक है, 7-7 तत्वों के जो है 9 ग्रुप बनाए थे, 7 तत्वों के 9 ग्रुप बनाए थे और इस प्रकार 9 सत्ती 63 टोटल क्या हो गए थे, एलिमेंट्स हो गए थे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने समझाया था, इस प्रकार से मैंने बताया था। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन को प्रथम स्थान दिया गया था, पहला तत्व थे, और यूरेनियम जो है 63वां तत्व था। और इस प्रकार से ये क्या थे, ठीक है, 7 तत्वों को 9 ग्रुपों में डिवाइड किया गया था इस प्रकार से। और नए तत्वों के लिए स्थान भाई साहब ने छोड़ दिए थे, तो ये हमने देखे थे। फिर हमने डिस्कस किया था इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ खामियां भी थी। इतनी जो है मेहनत करने के बावजूद भी इनमें खामी नज़र आई है, और जिसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का भाई साहब का कोई स्थान नहीं था एक तरह से। ठीक है, न घर के थे न घाट के थे। ये पहले फर्स्ट ग्रुप के साथ साथ इसको 7 ग्रुप में भी रखा था, तो इसको मैंने कहा था बाद में इसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड समान ग्रुप रखने वाले समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुपों में डाल दिया जाता था। ठीक है, कॉपर है, Hg है, इसको अलग ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है, आपका जो है सोना और प्लेटिनियम अलग ग्रुप में, बेरियम लेड जो है अलग ग्रुप में था। तो इस प्रकार से ये खामियां इनमें नज़र आती थी। सबसे महत्वपूर्ण खामी ये थी कि जिस तत्व के परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि भाई साहब ने द्रव्यमान के बढ़ते हुए द्रव्यमान के हिसाब से तत्वों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, तत्वों को जमाया था, सजाया था, अरेंजमेंट किया था। लेकिन जब बाद में देखा गया कि जो कम परमाणु द्रव्यमान रखने वाले जो तत्व को पहले रख दिया था, ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है, 58.9 है, लगभग 59 के आसपास, और यहाँ पर 58.7, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, इसका कम है, इसका ज़्यादा। तो ज़्यादा वाले को पहले रख दिया, कम वाले को बाद में रख दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा था अपने नियम के अनुसार कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो पहले कम रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, तो ये एक इनकी खामियां थी। इनकी एक और ड्रॉबैक है, खामियां हैं, समस्थानी के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था, कोई स्थान नहीं छोड़े गए थे, कोई भी समस्थानी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़े गए थे। ठीक है, और समस्थानी क्या होता है वो मैंने बताया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मोसले भाई साहब का आवर्त सारणी भी हमने डिस्कस किया हुआ था, हेनरी मोसले 1913 में। इस समय तत्वों की कुल संख्या हो गई थी 118, और मोसले में क्या किया था, एटॉमिक नंबर। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी, ठीक है, किस हिसाब से अरेंजमेंट की थी, परमाणु क्रमांक के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है, टॉनिक विन्यास वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं।
तो जहां पर मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को आधार मानकर तत्वों का अरेंजमेंट किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, वहीं पर मोसले साहब ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर को, ठीक है, आधार मानकर उनके बढ़ते क्रम पर आधार उसको सजाया था, अरेंजमेंट किया था। तो 118 टोटल थे, इनमें से 7 पीरियड थे, ठीक है, और 18 ग्रुप थे। कहने का मतलब 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। 18 वर्गों के बारे में मैंने पूरी अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट वर्ग के बारे में मैंने बताया ये क्षारीय धातु है, ठीक है, और क्षारीय धातु कहने का मतलब है इसको चाकू से काटा जा सकता था, केरोसिन में डुबाया जा सकता है, H2O से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे, ठीक है, और ये क्रियाशील भी है, याद रखिए। हालांकि ये डी ब्लॉक तत्व देखेंगे जब डी ब्लॉक, ये जो धातु क्रियाशील धातु जब डी ब्लॉक में आएंगे, ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इनसे भी ज़्यादा क्रियाशील आपके कौन है, और डी ब्लॉक के तत्व, वो हम बात करेंगे। सेकंड ग्रुप क्षारीय मृदा धातु, इनके जो ऑक्साइड है ये क्षारीय होते हैं और भूपर पट्टी पर ये पाए जाते हैं। सिक्का धातु कहा जाता है 11th ग्रुप के जो क्या है, ठीक है, 11th ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व है, उनको सिक्का धातु कहा गया था, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। कौन कौन से सिक्का धातु है, Au है, ठीक है, क्या है आपका Au मिल गया था, ठीक है, आपका प्लेटिनम था। तो इस प्रकार से 11वें जो नंबर के है वो क्या कहलाते थे, 11वां जो है सिक्का धातु कहलाते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर खैर लिखा नहीं हूँ मैं, Ag है, Au है, ठीक है, Cu है, Rg है, ये सारी क्या है, सिक्का धातु। हालांकि मैंने उस समय बताया था लेकिन लिखा नहीं था। 70 ग्रुप की बात, हेलोजन ग्रुप कहलाता था, ठीक है, क्या है, एक क्या है, ये हेलोजन ग्रुप था, 70 नंबर, वो मैंने पूरा बता दिया था, ठीक है। तो बस अब डिस्कस कर रहे हैं 5 मिनट, वो आप पिछला क्लास देख के जा सकते हैं, पूरा मैंने बताया था, ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल के साथ समझाया था। 18वें ग्रुप अक्री गैस की ग्रुप, इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। और अक्री गैस कहने का मतलब है यहाँ पर हीलियम को छोड़कर इनकी कक्षा जो है, इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। इसका मतलब संयोजकता 0 होगी। और ये थी इस प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखे थे, तो इनकी जो संयोजकता है वो किस प्रकार से निकाली जा सकती है। मतलब ये अगर संयोजकता, ठीक है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 हो तो संयोजकता उनके बराबर होती है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो वहीं पर अगर कंडीशन ये देखे थे 5 6 7 8 होती बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संयोजकता 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से माइनस कर देते तो मतलब 0 हो जाता है। अगर 8 बाहरी कक्षा में है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब जिनकी संयोजकता 0, तो मैंने अच्छे से समझाया, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं मेरे लेक्चर, ठीक है। अक्री गैस में आपकी देखने को मिलेगी हीलियम है, रेडॉन है, जेनॉन है, ऑर्गन है, ये सभी चीज़ें हैं। और मैंने बताया था सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन, हीलियम, सबसे भारी अक्रिय गैस है और भूकंप के समय उत्सर्जित गैस है रेडॉन, एक्सॉन, नेचर में उपस्थित सबसे भारी अक्रिय गैस। और ठीक है, आर्गन जो है वायुमंडल में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली अक्रिय गैस है। तो ये मैंने बताया था, ये मैंने समझाया था। और ग्रुप के बारे में बताया था, 1 से 7 तक जो ग्रुप को रखा गया है, किस प्रकार से उसको अरेंजमेंट किया गया था, AB जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से किया गया था। तो 1 से 7 तक जो है A1A से 7A, फिर 8 9 और 10 को 8B में रखा गया है, फिर 11 से लेकर 17 को 1B से 7B और 18 को 8A में रखा गया था। तो ये मैंने बताया हुआ था। तो बातें हो गई यहाँ पर अगर देखें तो बातें जिसकी हम कर रहे थे, किसकी कर रहे थे भाई, ग्रुप की कर रहे थे, तो ग्रुप की बातें हो गई। अब जो बात करेंगे पीरियड की बातें, ठीक है, या आवर्त की बातें। चलिए तो चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो सब टॉपिक रहेगा वो क्या है, पीरियड के बारे में बात करेंगे, आवर्त के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए
तो हम अगर कुल पीरियोडिक टेबल है, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, कुल जो संख्या क्या है वो आप जानते हैं। अगर देखिए आवर्त सारणी में हमने क्या कहा, आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या क्या है, कुल तत्वों की संख्या कितनी है भाई साहब, 118 है, ये हम जानते हैं और ये आप भी जानते हैं। और मैंने कहा 118 तत्वों को 7 पीरियड और कितने 18 ग्रुप, पीरियड या जिसे कहा जाता है आवर्त या ग्रुप जिसे कहा जाता है वर्ग में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। और हम वर्ग की बातें पूर्ण कर चुके हैं, वर्ग का डिस्कशन हो चुका है। अब जो बात करेंगे वो इस पर करेंगे, ठीक है, आवर्त की। चलिए किस पर डिस्कस करेंगे भाई, आवर्त। तो आवर्त कितने, 7 आवर्त हैं। चलिए अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, यही बना देता हूं। चलिए कितने आवर्त हैं, आवर्तों की संख्या क्या है, 7 है। और पहले आवर्त में ये क्या है, आवर्त, पहले आवर्त में एलिमेंट की जो संख्या कितनी होगी, और 2 एलिमेंट हो गया, ठीक है। आप नजर डालिए, फिर हम फिर वापस आ जाते हैं। चलिए यह है आपका फर्स्ट आवर्त। फर्स्ट आवर्त में एलिमेंट की जो संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी। एक तो आपका हाइड्रोजन है, पहला एलिमेंट, ठीक है, इसको एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम, एक हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम, तो कितने हो गए, एक ये और एक 2, ठीक है। तो पहले प्रथम, ठीक है, प्रथम जो आवर्त में एलिमेंटों की संख्या कितनी है भाई साहब, 2 है, ये याद रखिए। दूसरी बात है, दूसरे आवर्त में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो है कितने एलिमेंट होगी, कितने एलिमेंट्स होगी, एलिमेंटों की संख्या 8 होगी। अब 8 कैसे होंगी, ठीक है, ये क्या है आपका दूसरा आवर्त है, और दूसरे आवर्त में एलिमेंटों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये कितने हो गए, ये 8 हो गए। तीसरे में अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में इनकी संख्या, इनके एलिमेंटों की संख्या कितनी है, इसमें भी 8 एलिमेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा ये है वैसे ये भी है भाई, सेम तो आपको दिख रहा है ना, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गए 8। उसी प्रकार यहाँ पर चौथे एलिमेंट, ठीक है, चौथे जो आवर्त है उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 18 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ भी पूरा लिख देता हूँ पहले, 18 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें है, ठीक है। 32 एलिमेंट छठवें और 7वें, ठीक है। तो ये 18 चौथे और 5वें में क्या है, 18 है। तो चौथा कौन है, ये चौथा है और ये 5वां है। इसमें 18 कैसे हो गए, तो ये आपके देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 और 18 हो गया 18। तो यहाँ पर भी चौथे और पांचवा में जो है कि संख्या 18 है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं छठे और सातवां। छठे और सातवें आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 है। कैसे 32 है? देखिए, ये है छठा नंबर और ये है सातवां नंबर। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ ये भी गिनिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। कहीं गड़बड़ा गया क्या? ठीक है, यहाँ से लेकर ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये वाला स्थान। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एक एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि 14 होनी चाहिए। ठीक है, आप दूसरे में 1 मिनट तभी तो मैं बोलूँ। ठीक है, तभी तो मैं बोलूँ, आप इस पर जाइए। उस समय भी गड़बड़ हुआ था ना, कारण इसी कारण से, क्योंकि उसमें दिक्कत ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, क्योंकि लिथियम को यहाँ पर देखिए गड़बड़ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए यहाँ का स्थान मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, आपको भी नहीं, मुझे भी। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये यही का है। ठीक है, ये जो मैंने लैथेनाइड और एक्टिनाइड, ये लैथेनाइड यहीं का है। ठीक है, La और एक्टिनाइड Ac यहीं का है। ठीक है, ये याद रखिए। इसको डबल रिपीट, इस स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पर स्पेस छूटा है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब बात करेंगे हम लैथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको La अब आएगा। ठीक है, अब हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हो गया है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। अब हुआ 32 क्योंकि यहाँ पर स्पेस छूट गया था, मुझे दिखाई नहीं था। यहाँ आया तब मुझे दिखाई दिया स्पेस का। ठीक है, यहाँ जब आया तो पता चला स्पेस का। तो यहाँ पर ये है सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। तो क्या दिखाई नहीं दे तो दिक्कत हो जाता है। बुक में देख रहा था तो इसमें अलग है, उसमें भी अलग है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं कितनी है? 32 है। यहाँ पर भी जो संख्या है वो क्या है? 32। और 32 यहाँ पर भी है। सातवें में आप देख सकते हैं 1, 2 और तीसरा को जब गिन रहे हैं तो इसको हटा दीजिए क्योंकि यही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। बस यही है, इसको हटाए। उस समय में 118 भी गिना था तो उस समय गड़बड़ाया था। 1, 2 जो है शायद एक्स्ट्रा हुआ था, 2 एक्स्ट्रा हुआ था। 118 से 120 के आसपास आ रहा था। तभी भी मैं ध्यान नहीं दिया उस समय क्योंकि यहाँ पर ठीक है ये 2 चीज़ें नहीं हैं। आप इसको कट करिए या फिर इसको कट करिए, जैसा भी है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है आपका कौन सा? La और मैं यहाँ लिख देता हूँ
एल ए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, यहाँ पर एक्टिनाइड, ये ऐसा आएगा। ठीक है, सब सही है। चलिए तो बातें अब देखिए, ये आवर्त हो गए, एलिमेंट समझ गए कितने कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए इसमें हमने देखे इसी आवर्त में, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जो ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्या है, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड सीरीज या लैंथेनाइड क्या कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। जो छठवां 6 पीरियड क्या कहलाता है आपका, लैंथेनाइड ग्रुप। और लैंथेनाइड ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, आपका एल ए लैंथेनाइड 57 से लेकर, ठीक है, 57 से लेकर आपका एलयू 71, 175, 57, 100, ये कौन सा है जिसमें संख्या कितनी होगी, इनके एलिमेंटों की संख्या 14 होगी। ठीक है, कितने होगी, 14 होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ल्यूटेनियम, लैंथेनाइड से ल्यूटेनियम, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इसको मैंने क्या किया था, हटाया था। अब देखिए यहाँ पर एक तो लैंथेनाइड ये हो गया। ठीक है, फिर ये 58, ये 59, ये 60, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, इस प्रकार से कितने हैं ये टोटल मिलाकर, इसको हटा दीजिए, लैंथेनाइड इसको हटा दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हैं, कितने एलिमेंट है, 14। ठीक है, लैंथेनाइड में, और इसमें भी जितने एलिमेंट है 14। और क्योंकि ये देखिए एल ए लैंथेनाइड, ठीक है, क्योंकि एल ए से शुरू हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हम मानते कहाँ से है, सेम से मानते, क्योंकि ये 58 से शुरू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो एसी एक्टिनाइड ग्रुप, क्योंकि इनके बाद आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका 57 है। तो 58 से लेकर, मैंने क्या कहा, यहाँ पर 57 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और 58 जो क्या है, सीरियम से 140 से लेकर एलयू 175 के मध्य को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड बोलते हैं। और एक्टिनाइड किसे कहा जाता है भाई, एसी। आप जो एसी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पूरा थोरियम से लेकर क्या है आपका, कौन सा है, लॉरियम। ठीक है, थोरियम से लेकर लॉरियम, ये यहाँ से यहाँ तक की जो क्या कहा जाता है, एक्टिनाइड ग्रुप। इसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है, 14, उसमें भी एलिमेंट की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, चलिए हो गए, पीरियड की बातें हो गए, कितने पीरियड थे, 7 पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे किसकी, ब्लॉक की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ब्लॉक की। ब्लॉक या जिसे ब्लॉक कहा गया, जो भी है इंग्लिश में। देखिए ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में एक तो पहले वर्ग और आवर्त में बांटा गया था। ठीक है, किसमें, वर्ग आवर्त में। और एलिमेंटों को क्या किया गया है, ब्लॉक में बांटा गया था। ठीक है, ब्लॉक में भी क्या किया है, बांटा गया है।
तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक के जो गुण हैं, किस किस ब्लॉक में वो शिरकत करते हैं, किस ब्लॉक में जाते हैं, उसके हिसाब से ब्लॉक को अरेंजमेंट किया है। देखते हैं, जैसे कि ब्लॉक के बारे में बात करें तो कितने ब्लॉक हैं, मैंने बताया था कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। एक कहलाता है एस ब्लॉक, दूसरा कहलाता है पी ब्लॉक, एक कहलाता है डी ब्लॉक और एक अंतिम कहलाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या है, इन ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सॉरी एलिमेंटों की संख्या है, कितने एलिमेंट्स हैं या कितने तत्व हैं, तो टोटल एलिमेंटों की संख्या 13 है, मैं दिखाऊंगा। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 37, कितने हैं, 37 एलिमेंट्स हैं। और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स हैं 40 एलिमेंट्स हैं, 40 एलिमेंट्स। और आपके एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। क्या है, 28 एलिमेंट्स हैं। तो अगर जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, 13, 37, ठीक है, 13, 37, 40 और 28, ठीक है, 7, 3, 10 और 8, 18 और 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, कितना हुआ टोटल 118। टोटल हमारे पास एलिमेंट की संख्या कितनी थी, 118। और इसी 118 तत्वों को क्या किया गया है, ब्लॉकों में बांटा गया है। क्या किया गया है, ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो मैंने बता दिया भाई ब्लॉक ये होते हैं, ये होते हैं, लेकिन आपको, ठीक है, दिखा भी देते हैं। जैसे मैं यहीं पर दिखा दूं इसी को, चलिए अगर यहीं मैं दिखा देता हूं, फिर भी से मैं इसको अलग से भी बताऊंगा। चलिए देखिए, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इन दोनों को जो बांटा गया है वो किस ब्लॉक में, इसको हम मान जाते हैं एस ब्लॉक। एस भी लिख दिया, इसका मतलब एस ब्लॉक। ये कौन सा है, एस ब्लॉक। वहीं पर 13वें से लेकर 13 से लेकर कितना है, 13 से लेकर आपके 18 ग्रुप पूरा यहां से यहां तक, ये कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। और आपका 3 से लेकर कौन सा, 3 से लेकर जो 12 तक आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो 12 तक दिख रहे हैं वो कौन सा ब्लॉक है भाई, वो है आपका डी ब्लॉक। और ये दोनों किस ब्लॉक के हैं, ये आपका एफ ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, इसको तो मैं ऐसे ही बता दिया। चलिए अब देखिए, यहाँ पर अगर देख सकते हैं, मैं इसको अलग से निकाला भी हूँ, आप देखना चाहें देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लॉक्स। चलिए, हालांकि थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं
यहाँ पर अगर ब्लॉक की बात की जाए, यहाँ पर अगर ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एस ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में एलिमेंटों की जो संख्या है वो कितनी है आप देख सकते हैं। ये है, यहाँ से अगर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर 6 12, ठीक है, और ये हाइड्रोजन करके कितना हो गया 13। कितने हैं एलिमेंटों की संख्या कितनी है 13 है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा इसको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर पी ब्लॉक में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इधर 6 और 1 2 3 4 5 6 6 छक्का 36 और एक हीलियम जोड़ गया है तो ये कितना हो गया टोटल 37। तो मैं वही लिखा हूँ कि नहीं, पी ब्लॉक में एलिमेंटों की संख्या कितना है 37। फिर डी ब्लॉक में आते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 10 चौक कितना हो गया 40। 4 इंटू 10 कितना हो जाता है भाई 40 होता है, और यही मैं लिखा हूँ, कितना लिखा हूँ 40 लिखा हूँ, 40 लिखा हूँ। चलिए उसी प्रकार एफ ब्लॉक में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इधर 14 इधर 14 दुनिया 28, टोटल कितने हो गए, कितना हो गया भाई, कितना हो गया 28। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों को मिलाकर कितना हो गया है 28। तो ये आप देख सकते हैं 28 एलिमेंट, और टोटल हम मिलाया तो कितना हो जाता है एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाती है 118। तो हमारे पास 118 है, उसको ब्लॉकों में हमने क्या किया जो है अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक एक ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे, एक एक ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, ये जो ब्लॉक बांटे गए हैं इसके बारे में आप देख लीजिए। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये जो ब्लॉक है आप देख पा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, अगर इसमें जो जैसे हम पढ़े थे उपकक्षक, कक्षा के उपकक्षक। ठीक है, हम क्या किए थे कितने, किसी कक्षा और किसी कक्षा की बात करें, कक्षा के भी क्या थे भाई साहब उपकक्षक थे। क्या थे उपकक्षा, उपकक्षा और उपकक्षा कौन कौन से थे, एक तो हमारा एस और एक तो था एस पी और एक तो था डी और एक तो था एफ, एस पी डी एफ। इलेक्ट्रॉनों की अगर भरने की बात आती है, जब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की भरने की बात आती है तो मैक्सिमम इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, मैक्सिमम इसकी इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2 होती है एस ब्लॉक में, एस में एस उपकक्षा में। ठीक है, ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उपकक्षा की बात करो भी, हम पढ़े थे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले ठीक है हम पढ़े थे कौन सा भाई, परमाणु संरचना वगैरह, उसमें हम देखे थे। और पी में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6। और डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 भरे जा सकते हैं। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी भरी जा सकती है 14। अरे भाई हम बात किए थे ना, आप अब बाउ का नियम देखिए 1s1 1s2 ठीक है 3p6 इस प्रकार से हम देखे थे कंटिन्यू। अब बाउ का नियम में ठीक है इस प्रकार से हम सोडियम वगैरह का निकाल के देखें, आपको याद आ रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या है ये इलेक्ट्रॉन क्या है फुलफिल किया जाता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर इस ब्लॉक में की बात की, सॉरी इस उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, पी उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी उपकक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकते। तो ये आप जानते हैं। और उसी प्रकार से ब्लॉकों में भी ब्लॉकों को इसी के आधार पर बांटा गया है। कैसे, ठीक है, अगर इस ब्लॉक में इस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसका मतलब ब्लॉक में जो संख्या होगी इस ब्लॉक में ठीक है जो ग्रुपों की जो संख्या बनाई गई है, एक इधर ठीक है और एक 2, कितने हो गई ठीक है, कितने हो गए इस ब्लॉक में 1 और 2,
क्योंकि दो ही क्या है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो दो ही बॉक्स है यहाँ पर आपको, ठीक है। एक ब्लॉक है, दो ही कितने हैं, ठीक है, कितने हैं, दो ही ब्लॉक बनाया गया है। यहाँ पर 6 आ सकते हैं, यहाँ पर 6 आ सकते हैं, किसमें, पी में। तो आप देखिए 6 गिनिए, पी में क्या है, 6 गिनिए, पी है 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, 6 हुआ भाई पी में। और डी में 10 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन चुके ये 10। और एफ में 14 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हो गया। तो इसी प्रकार से क्या किया गया है, ठीक है, इसी कारण से ये ब्लॉकों में बांटा गया है इस प्रकार। देखिए ये भी चीज़ जो है ऐसे नहीं रखी गई, कोई भी अगर आवर्त सारणी इस प्रकार से बनाया गया है तो उसका मतलब फालतू इस प्रकार से फेंक नहीं गया। हालांकि कुछ चीज़ें इधर उधर है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन इसको एकदम एग्जैक्टली जो है अरेंजमेंट किया गया था, ठीक है। चलिए, तो हम ब्लॉक की बातें कर चुके हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये ब्लॉक अरेंजमेंट किया गया था, इस प्रकार से बनाया गया। अब एक एक ब्लॉक के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व है, डी ब्लॉक के जो तत्व है इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ये भी हम बात करेंगे, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं वो हम अच्छी तरीके से पूरा हम देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो जो है एक एक ब्लॉक के बारे में चलते हैं, उसकी बातें करेंगे। फिर जब आएगा डी ब्लॉक, एस पी के बाद जब डी आएगा तो डी में हम बात करेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक, चलिए इसमें क्या है भाई, चलिए पहली बात है, ठीक है, मैं नंबर के हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक एक, ठीक है। ऐसे तत्व इस ब्लॉक में रखे गए हैं जिनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भरे जाते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से बोल रहा हूं, ऐसे तत्वों को इस ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, जो क्या करते हैं भाई, जो या जिनके इलेक्ट्रॉन इस उपकक्षक या इस कक्षक में भरे जाते हैं भाई, भरे जाते हैं। उसको किस में रखा गया है, इस ब्लॉक में रखा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, लिथियम ले लीजिए, बेरिलियम, हाइड्रोजन ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है, जितने हैं वो उनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरे जाएंगे, इस ब्लॉक में भरे जाएंगे। अब पढ़ते ना, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए, 1s1 1s2 3s1 इस प्रकार से जो चलता है अब बाउ के नियम के हिसाब से, ठीक है, आप निकाल के देखिए, ठीक है, वही आएगा। जैसे मैं निकाल के बताऊंगा कब, जब संक्रमण तत्व आएंगे तब, उस समय और ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। संक्रमण तत्व आएगा तो मैं इसको निकाल के बताऊंगा कैसे क्या होता है। चलिए, तो ऐसे तत्व जो इस ब्लॉक में रखा गया है, ऐसे तत्वों को इस ब्लॉक में रखा गया जिनके इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में भरे जाते हैं, या संयुग्मिक इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। चलिए, दूसरे नंबर की अगर बातें करें, ठीक है, आवर्त सारणी में इस ब्लॉक को, इसको क्या किया गया है, आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट एवं वर्ग सेकंड में रखा गया है। क्या किया है? रखा गया है। कैसे? ये आप देख सकते हैं, ये वर्ग फर्स्ट है, ये प्रथम वर्ग है, ये सेकंड वर्ग है, ये थर्ड है। इस प्रकार से ये लास्ट 18 वर्ग होता है कि नहीं भाई? तो ये प्रथम और द्वितीय वर्ग में क्या किया गया है? इस ब्लॉक को रखा गया है। ये दूसरी बात नहीं हो गई इनकी। चलिए तीसरी बातें, इस वर्ग में या फिर इसमें हम बात करते हैं, इसमें हीलियम को भी क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। याद रखिए, हीलियम हालांकि किस में आते हैं? आपके पी ब्लॉक में आते हैं। आपको हीलियम को देख सकते हैं, ठीक है, हीलियम को देख सकते हैं। देखिए हीलियम का अगर हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 2 होता है, तो 2 ही होगा, ठीक है। और ये अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो 1s2 ही होगा। कितना होगा? 1s2 होगा। तो 1s2 कहने का मतलब ये एसी ब्लॉक में भरा रहा है। किस में भरा रहा है? इस ब्लॉक में भरा है। लेकिन यहाँ पर अगर नियॉन की बातें करें, नियॉन का होता है 10। यहाँ अगर हम नियॉन की बातें करें, किसका? नियॉन, तो इसका होता है 10, ठीक है। तो 1s1, ठीक है, 1s2, 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p6। इस प्रकार से p में आएगा 6 2 8 2 10, कितने में आएगा? 2p6, ठीक है, 6 2 8 2 10, यही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलेगा? उसमें जो है पी ब्लॉक में भरा रहा है, लेकिन उसमें कितने, कौन से ब्लॉक में भराएगा? उसमें भराएगा आपका कितना, किसमें? एस में भराएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, नियॉन की मैंने क्या बातें की, नियॉन को अगर मैं किस प्रकार से फिलअप कर सकता हूँ? नियॉन, और नियॉन क्या है? नियॉन का जो है परमाणु क्रमांक 10 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 8 8 2 10 लिख सकते हैं। तो ये 2 हो गए, 2 2 4 और 6, ठीक है, 6 4 10, टोटल कितने हो गए? 10। तो अंतिम में क्या भरा रहा है? इनके अंतिम जो है अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में जा रहा है? पी उप कक्षक में भरा रहे हैं। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी वाले कक्षक में भरा है, इसलिए इसको किस में रखा गया है? इसलिए नियॉन को किस में रखा गया है? नियॉन को पी ब्लॉक में रखा गया है। यहाँ पर अंतिम कक्षा में जो है भरा गया, इसको निकाल के दिखाते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, ये हो गया 6 4 10 और ये हो गया 11। जैसे सोडियम की बात करूं मैं, चलिए मैं सोडियम की बात कर लेता हूं, आप एक एक चीज को समझिएगा। सोडियम की बात करें तो सोडियम का अगर मैं निकालूं तो 11 होता है, तो ये 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा और 3s कितना होगा? ये 6 2 8 2 10 और 11। तो देखिए सोडियम जो है, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूँ, सोडियम जो है इसका कितना होता है? 11 होता है। तो 1s, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बताना था मुझे, चलिए यहीं बता देता हूँ, ठीक है। इसका होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका मतलब क्या है? इस ब्लॉक के तत्व के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में भराएगा भाई? वो किस में फिलअप होगा? वो एस वाले उपकक्ष में फिलअप होगा। तब उसे किस में रखेंगे? इस ब्लॉक में रखेंगे। तो जितने भी आप निकाल के देखिए, चाहे मैग्नीशियम का निकाल दीजिए, कैल्शियम का, स्टोनिस का, रुबेडियम का, फ्रेंशियम का, रेडियम का, जितने भी है, ठीक है, पोटेशियम का, जितने भी निकाल के देखिए, वो अंतिम में किस में भरे जाएंगे? इस वाले में भरे जाएंगे, इस वाले कक्षा में। इसलिए क्या किया गया है इस ब्लॉक में, ठीक है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
ठीक है, अंतिम वाले एस में रखा गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक बात कही थी थर्ड नंबर में कि हीलियम को भी इसमें सम्मिलित किया गया है इस ब्लॉक में। हीलियम को क्यों? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर इसको हम निकालें तो कैसे निकलेगा भाई, इसको खैर निकाल के इधर बता दिया, इसको हम निकालें तो कैसे निकलेगा, ये इस प्रकार से निकलेगा, ये ऐसे 1:2, मतलब इसका जो 2 क्या जो है रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉनों की जो है कुल संख्या, परमाणु जो क्रमांक है टोटल वो रिप्रेजेंट करता है। तो 1:2, तो 2 कहने का मतलब ये यही 2 एक ही आया सिंगल। तो ये किस में जा रहा है, किस में जा रहा है, ये इस कक्षक में जा रहा है, इस कक्षक, और इस कक्षक में जाने के कारण ही इसको क्या किया गया भाई साहब, इसको हीलियम को इस ब्लॉक मान के चला है, इस ब्लॉक में किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन बन के आता है, निम्नलिखित में से कौन से को इस ब्लॉक का तत्व मानते हैं। हालांकि वो तो पी ब्लॉक में है, लेकिन इस ब्लॉक का तत्व मानते हैं, वो कौन है, वो हीलियम है। ठीक है, कौन है, हीलियम है। और पी ब्लॉक के तत्व, जैसे नियॉन मैंने बात किया, तो जो है इसके अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंतिम कक्षा में जो ट्रॉन वो है किस में जाएगा, पी उप कक्षा में जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातें। चलिए, आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए भाई। ठीक है, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको समझना जरूरी है। तो इस ब्लॉक के बारे में 3 चीज़ें मैंने बताया। एक तो ऐसे तत्व जो इस ब्लॉक में रखे जाते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में भरे जाते हैं, जैसे सोडियम। एग्जाम्पल, सोडियम का परमाणु क्रमांक मैंने बताया कितना, 11 है। ठीक है, इसका 11 है, तो इस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक है, किसमें, इस कक्षक में। ठीक है, इस प्रकार से अंतिम जो है आवर्त सारणी में वर्ग 1 और 2 में रखा गया। बखूबी आप जानते हैं 1 और ये 2 है, तो इससे कोई दो राय नहीं। इसमें हीलियम को भी शामिल किया गया, क्यों, क्योंकि इसमें भी इस ब्लॉक में जो है इसके जो भरा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, तो इस प्रकार से भरे जा रहे हैं। चलिए, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात है, इस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं भाई साहब, धातु होते हैं। इस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धात्विक गुण धातु होते हैं या धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, धातु होते हैं या धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि धात्विक गुण कहने का मतलब है कि ये चमकीले होते हैं। ठीक है, लचकदार होते हैं, लचीले होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पानी के साथ क्रिया कर, पानी के साथ रिएक्शन कर, पानी से क्रिया कर हाइड्रोजन जो है गैस विसर्जित करते हैं। ठीक है, ये विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ऐसे जो है, ठीक है, किसमें है, इस ब्लॉक के तत्व की अगर प्रॉपर्टी गिनाई जाए तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी, चमकीले होंगे, लचीले होंगे। कहने के बाद धात्विक गुण रखते हैं, तो धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो चमकीले होते हैं, लचीले होते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। हो गया, एस ब्लॉक पूरा हो गया है। चलिए, दूसरा हम बात करेंगे पी ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वो है पी ब्लॉक। चलिए, तो पी ब्लॉक के बारे में क्या बात करना भाई, वही है जैसे एस ब्लॉक में मैंने क्या कहा कि ऐसे तत्वों को पी ब्लॉक में रखा गया है,
जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाएंगे भाई साहब, भरे जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट बताया है, लेटेस्ट क्या है, नियॉन का एग्जाम्पल मैंने बताया है, इनका होता है 10, ठीक है, और 10 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो मैंने क्या बताया, इसको 2s2 सॉरी 1s2 2s2 और 2p6 क्या है, 2p6 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं ये जो बाहरी वाले जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में भरा रहे हैं, पी कक्षक में भरा है, किसमें, पी में। इसका मतलब वो किस ब्लॉक के हैं एलिमेंट, वो पी ब्लॉक के हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अगर क्वेश्चन की बात आई तो क्वेश्चन कैसे बनते, कोई भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है मान के चलिए कोई भी Hg मरकरी, इसका होता है 80, Hg क्या है, मरकरी। अगर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से Hg मरकरी, ठीक है, किस ब्लॉक के तत्व है, किस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। ऑप्शन होगा आपका एस, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन 3 डी और ऑप्शन 4 एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसे तो नहीं देगा कि एकदम बहुत बड़ा Hg, खैर मैंने बड़ा दे दिया Hc है, ठीक है। Hg या मरकरी के बारे में ये याद रखिए, Hg सामने आ गया तो मैं एक बताता हूँ, ये जो पारा है, ये मरकरी जो है ये ऐसा जो है तत्व है, ठीक है, ऐसा है जो द्रव के रूप में पाया जाता है, एक एकलौता ये कैसा है, ठीक है। एक ब्रोमीन भी आएगा आपका, ब्रोमीन है, Hg है, द्रव के रूप में आता है, ठीक है। वो हम बात करेंगे जब समय आएगा। तो जो मरकरी है इसका अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो कौन से में आएगा, जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये डी में आएगा, ये बात में। अगर इसी को चलिए मैं मरकरी ना लेकर अभी जो मैंने क्या कहा, जैसे सोडियम कहा या सोडियम का 11 हो जाता है, और इसी को मैं नियॉन कर दिया या रेडॉन कर दिया, ठीक है, हेक्सॉन कर दिया, जो भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस ब्लॉक में आएगा, ठीक है, तो नियॉन एस पी ब्लॉक में, सोडियम एस ब्लॉक में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ब्लॉक वाले क्वेश्चन पर भी आप जो है देखिए, चलिए ठीक है। तो पी ब्लॉक के तत्वों को जो है पी ब्लॉक में किस प्रकार क्यों रखा गया है, ये आप समझ गए, समझ सकते हैं, बातें क्लियर है भाई साहब। चलिए चीजें क्लियर है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको अब दूसरे नंबर की अगर बात करें, पहला नंबर हो गया, दूसरा है इसको पी ब्लॉक के तत्वों को, पी ब्लॉक के तत्वों को, ठीक है, 13 से लेकर 13 से 18 वर्ग में, 18 वर्ग, 13 से लेकर 18 वर्ग में क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये पी ब्लॉक, ठीक है, कौन सा पी ब्लॉक, तो 13 नंबर का ये क्या है, ये 13 है, ठीक है, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ठीक है। तो 13 से लेकर 18 वर्ग में किसको रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है, वो आप जानिए। तो ये दो बातें हो गई इसकी। चलिए थर्ड, पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, क्या है, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व
में कौन कौन से हैं? इसमें तो धातु भी है, ठीक है, धातु, अधातु एवं उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उपधातु, ठीक है, सभी आते हैं, सभी आते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने इस ब्लॉक के बारे में बताया, तो इस ब्लॉक में क्या है, ऐसे इस ब्लॉक के तत्व धातु होते हैं, खासकर क्या होते हैं, धातु एवं ठीक है, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। अगर इसमें हम बात करें, धातु कहने का मतलब इसमें दो होते हैं, एक तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय धातु और क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु दोनों होते हैं इस ब्लॉक में, ठीक है, ये भी मैं बताना भूल गया है, ठीक है। जो पहले वर्ग है, पहले वर्ग क्या है, वो क्षारीय धातु का वर्ग है, और इस ब्लॉक का दूसरा वर्ग है, सेकंड वर्ग है, वो क्षारीय मृदा धातु का वर्ग है, ठीक है, क्या है, क्षारीय मृदा धातु का वर्ग है। चलिए, तो इस प्रकार से क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु इस ब्लॉक में मिलेंगे। ये बात याद रखिए, गांठ बांध के याद रखिए भाई, ये सारी बातें, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कहीं से नहीं आएगा, क्वेश्चन इन्हीं के अंदरों से छुपा रहता है, इन्हीं के अंदर से ही बनते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया था, मैंने क्या कहा, वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया था, ठीक है। और वर्ग 1 क्या है, क्षारीय धातु कहलाते हैं, और क्षारीय धातु के बारे में मैंने बताया था कि वो क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है, क्षारीय धातु वो धातु होते हैं जो क्या करते हैं, जिसको केरोसिन में हम डुबा के रख सकते हैं, जिसको केक की तरह उसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु तो भ्रूपर पट्टी में प्राप्त हो सकते हैं, इसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये मैंने बताया था, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व ये हो गए। चलिए अंतिम, ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु और उपधातु तीनों का गुण क्या है, समाहित होता है, तीनों इसमें रहते हैं, ठीक है। चलिए, अधिकतर, ज्यादातर क्या कहा गया है कि ज्यादातर जो देखने को मिलता है अधातु होते हैं, ज्यादातर क्या है, अधिक मत, ज्यादातर क्या होते हैं भाई साहब, अधातु होते हैं, ठीक है। चलिए, और अधातु देखने को मिलता है। चलिए, इस तत्व, इसमें जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु, ठीक है, किसमें पाया जाता है भाई, ब्रोमीन अधातु द्रव के रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है, यह मिलता है। सभी जो है ठोस अवस्था में मिलते हैं, ठीक है, अगर अधातु की बात की जाए तो सभी ठोस अवस्था में मिलते हैं, लेकिन ये जो है, ठीक है, ये क्या है, ब्रोमीन किस में मिलता है आपका, ब्रोमीन अधातु द्रव्य के रूप में, द्रव्य मतलब द्रव्य नहीं है भाई, द्रव्य और द्रव में अंतर हमें बताया था, ठीक है। द्रव्य का मतलब होता है मैटर, या जिसे कहा जाता है पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है आपका लिक्विड, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो लिखते समय ये भी ध्यान दीजिए, ये पहले ही पार्ट पढ़े हम द्रव्य का। चले, तो ब्रोमीन अधातु द्रव्य के रूप में पाया जाता है, जो कि पी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, जो क्या है, पी ब्लॉक का क्या है भाई साहब, तत्व है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये ब्रोमीन भाई साहब, ब्रोमीन कहाँ पर है, अरे ब्रोमीन आयोडीन किधर है, ये है, ये क्या है, ब्रोमीन, ये क्या है, ये किस में, ये द्रव अवस्था में मिलता है पी ब्लॉक के, और ये क्या है, ये अधातु है, ठीक है, ये पी ब्लॉक का एक अधातु है ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में मिलता है, ये आप क्या करिए, याद रखिए। और वहीं पर Hg मरकरी, मैंने क्या कहा, जो पारा है,
ठीक है, जो पारा है, जो मरकरी है, जो पारा है वो भी किस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। इसकी भी ये बातें याद रखें। और ये क्या है, ये क्या है, धातु है। इसको जब आएंगे तो बताऊंगा, मैं सोचा था लेकिन आ गया है। चलिए, तो एकमात्र ऐसा जो है डी ब्लॉक में एकमात्र तत्व है, ठीक है, जो पारा जो है वो क्या है, धातु है और किस अवस्था में मिलता है, एकमात्र है जो द्रव अवस्था में मिलता है। वहीं पर पी ब्लॉक में एक अधातु है, ठीक है, एक क्या है, अधातु है। कौन सा, ब्रोमीन, जो किस अवस्था में मिलता है, जो द्रव्य अवस्था में मिलता है। तो ब्रोमीन अधातु है, द्रव्य अवस्था में मिलता है, पी ब्लॉक का है। पहली बात याद रखिए, मरकरी या पारा डी ब्लॉक का है, धातु है और द्रव्य के रूप में मिलता है। तो एकमात्र डी ब्लॉक का Hg है और एकमात्र पी ब्लॉक का ब्रोमीन है। ये दोनों कंठस्थ याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे सीजी व्यापम में आ गया या पीएससी में आ गया है, ठीक है, कहीं कहीं रेलवे दिला रहे हैं, कहीं एसएससी दिला रहे हैं, ठीक है, या बैंकिंग, कहीं जो भी वनडे एग्जाम में ऐसे आपको नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं। क्लियर है बातें, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे ले चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्व या जिसे कहा जाता है संक्रमण तत्व। उनमें ढेर सारी बातें हम करेंगे। क्या करेंगे, ढेर सारी बातें संक्रमण तत्व की होगी भाई, बहुत जो है। चलिए, लेकिन ठहरिए, उसके लिए इंतज़ार करिए। 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, ठीक है, 2 मिनट मैं आता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक आप इसे देखिए, ठीक है।
चलिए, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी क्लास केमिस्ट्री की, और यहाँ से करेंगे हम कंटिन्यू क्या करेंगे भाई? आप देख रहे हैं कौन सा ब्लॉक वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका एस ब्लॉक, हो गया पी ब्लॉक, हो गया। अब बात करेंगे डी ब्लॉक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्या है? डी ब्लॉक। कौन सा नंबर? थर्ड नंबर, डी ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए, डी ब्लॉक कहें, इसको डी ब्लॉक कहें या इसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, संक्रमण, ठीक है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकी क्या क्या बातें हैं इस ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में क्या क्या बातें? पहली बातें तो सबका जैसा है वैसी यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया है भाई साहब, रखा गया है, ठीक है। जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, सोचिए यहाँ कुछ अलग लिख रहा हूं मैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के या बाहरी कक्षक के, अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी उपकोश के पहले भरे जाते, पहले वाले उपकोश में भरे जाते हैं। अब इसे आप समझेंगे नहीं, भरे जाते हैं या भरे जाएंगे, ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं भाई? ठीक है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो? कहना कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखिए, इनका एक सूत्र है डी ब्लॉक में, अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के जो भरने की जो है वो क्या है? सूत्र है, जिसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसको हम n-1, ठीक है, n-1 D1 to 10 NS1-2, कहने का माइनस नहीं है, 1 से लेकर 10, ठीक है। क्या है? 1 से लेकर 10। इसका जो सूत्र है वो क्या है? इस प्रकार से है। इस प्रकार से कहने का मतलब है, जब भी डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक की बात आती है, जब भी डी ब्लॉक की बात आती है या जब भी संक्रमण की बात आती है, ठीक है, संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं? कि ऐसे तत्व, ठीक है, ऐसे तत्व जिनमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, जिनके जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहरी उपकोश के पहले वाले उपकोश में भरे जाएंगे। ये हम बात करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे, ठीक है। और संक्रमण तत्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है एस एवं पी ब्लॉक, एस एवं पी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है एस एवं पी ब्लॉक के मध्य रखे जाने के कारण डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व को, या डी ब्लॉक को नहीं, डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहते हैं। अब कैसे भाई? यहाँ पर आप देखिए, जो डी ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक है वो कहाँ रखे गए हैं? ये डी ब्लॉक है, ये है एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किस में रखे? पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में रखा गया है, मध्य में रखे गए हैं, ठीक है। तो दोनों को एक प्रकार से जो है
ठीक है, पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, दोनों। और इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग टाइप के भरे जाते हैं। आपको समझाऊंगा कैसे अलग तरीके से भरे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है, जो इस प्रकार से फिलअप होते हैं। चलिए हम अलग से हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं ये है ऐसे जो है भरे जाते हैं। हम बात करते हैं संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण तत्व। चलिए संक्रमण तत्व को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए मैं इसको पहले लिख लेता हूं बातें थोड़ी सी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। वे तत्व जिनके डी कक्षक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है, आंशिक रूप से क्या है, भरे होते हैं, ठीक है, आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब बोलेंगे कैसे सर, कहलाते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब देखिए जितने हैं ये संक्रमण तत्व हैं, कितने हैं, ठीक है, जो भी है आपका ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा देख लीजिए, ठीक है, जितने हैं वो संक्रमण 40 के 40 क्या है, कितने संक्रमण तत्व कितने हैं, 40 है, ठीक है, लेकिन 40 पूरा नहीं है, ठीक है, आपका है 36। वो क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा, कौन कौन से नहीं है, तो आप चिन्हित कर लीजिए। संक्रमण तत्व तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इनमें से जो मैं चिन्हित कर रहा हूँ वो संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। मैं इसको तो रहने दीजिए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता, ठीक है, ये कलर चलेगा क्या, हाँ नहीं, चलिए मैं ब्लैक से, ठीक है। देखिए जो स्क्रेनियम है ये संक्रमण तत्व नहीं है, आपका कॉपर है वो संक्रमण नहीं है, तांबा, आपका जस्ता है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है, और आपका Hg ये भी, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ जो है, ठीक है। चलिए तो पारा, जस्ता, स्कैडियम और तांबा ये चार जो है संक्रमण तत्व की श्रेणी। तो 40 में 4 माइनस कर तो कितने आएगा, 36, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं संक्रमण तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से आराम से अच्छे से, ठीक है, समझिएगा एकदम। कई बार ये कंफ्यूज खा जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। चलिए तो वे तत्व जिनमें डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है आंशिक रूप से भरे रहते, अब कहेंगे कैसे आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं किसी की भी मैं बात करूं यहाँ पर, अगर किसी को मैं ले लेता हूं, सोडियम तो नहीं है, मैं मैग्नीज, इस तीनों को ले लेता हूं, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, और आपका जो आयरन है और कोबाल्ट है, ठीक है। चलिए आप निकिल वो भी ले सकते हैं, 3-4 हो इसको ले सकते हैं, मैं समझाऊंगा। इसका कितना है, इसका है 25, क्योंकि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 25, 26, 27, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैग्नीज,
Mn, इसका है 25, ठीक है, इसका कितना है भाई साहब, इसका है 25 है, ठीक है। फेरस इसका है 26 और आपका कोबाल्ट इसका है 27, निकिल का है 28। मैं 3-4 ठो समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे दर्शाऊं, कैसे लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैं कैसे लिखूं। तो आप अब वाव का नियम पढ़े हैं, पहले इस कक्षा में जाएगा, ठीक है, फिर वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब निम्न जो लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी की ओर जाता है। और अब वाव का नियम में मैंने जो बताया था उसके हिसाब से आप क्या करिएगा, फिल करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, आप वाव के नियम के हिसाब से फिल करिएगा। तो देखिए ये कैसे फिल होगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किस में जाए, पहले 1s, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 ये हो गया, ठीक है। 3s2 कितना होगा, 6 2 8 2 10 और 2 12, अभी बाकी है, ठीक है, 13 बाकी है। चलिए 2p कितना हो गया, 6, 3s2, चलिए, और 3p6, चलिए 3p6। अब देखिए अगर हम देखें अब वाव के नियम के हिसाब से, पहले उसको मैं थोड़ा बता देता हूं। चलिए आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर बात करें अब वाव नियम, अब वाव का सिद्धांत जानते हैं ना, अब वाव का सिद्धांत, और अब वाव के सिद्धांत के अनुसार आपको पता है, अब वाव के सिद्धांत के अनुसार आपको पता है हमने क्या कहा था कि पहले, ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो है नोट लिखाया था, ठीक है, आप देख सकते हैं 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में भरे जाएंगे, फिर 2s के बाद आपका 2p में भरा जाएगा, 2p के बाद जो है, ठीक है, 3s में भरा जाएगा, 3s के बाद 3p में भरा जाएगा, 3 के बाद 4s, 4 3d, 4 4p, ठीक है। तो इस प्रकार से 5s, इस प्रकार से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, क्या है, कंटिन्यू ये चलेगा। 4s 3d। अब देखिए यहां पर देखिए, मैं यहां तक इसलिए लिखूं क्योंकि लिखना कोई मतलब नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर 1s हो गया, 2s हो गया, 3p है, 3s है और 3p6, तो 6 6 12 12 4 16 17 18 18 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 18 कंप्लीट हो गया। अब 19 20 21 22 23 24 25, अब बचा है 7 बाची है। कितने बाची है, कितने बाकी है भाई साहब, 7 बाकी है, ठीक है। अब देखिए 7 बाकी है, अब आएगा कैसे, अगर अब वाव के नियम के हिसाब से आएगा क्या आएगा, इसके बाद आता है 4s2 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 3d, ठीक है, 3d क्या आएगा आपका जो बच गया है, 3d 5 आएगा, यही आएगा, ठीक है, 3d 5 आएगा। लेकिन क्या कहा गया है, इनके डेफिनेशन को समझिए, इसी डेफिनेशन पर मैं चलता हूँ, डेफिनेशन पर समझे कि ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है, ठीक है, या संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन बाहरी उपकोष के पहले वाले उपकोष में भरे जाएंगे। समझ रहे हैं ना, तो बाहरी उपकोष कौन है भाई साहब, ये बाहरी उपकोष कौन है, ठीक है, ये है बाहरी उपकोष, और उसके पहले वाले में पहले क्या है, भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जाए क्या है, ये इसके सूत्र के हिसाब से, सूत्र देखिए आप, क्या देखिए, ये देखिए पहले डी फिर भरे जाएंगे, फिर एस भरे जाएंगे, पहले डी में आएगा फिर एस में आएगा, याद रखिए। तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए आपका 3d और 4s आएगा, 3d और 4s आएगा। अब देखिए d में कितना भरे जाएंगे, क्योंकि बाकी कितना है मेरे पास, 6 6 12 12 4 16 2 18,
और बाकी कितने पर है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 बाकी है, 7 बाकी है। तो 7 में एस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही भरा सकते हैं। और आप जानते हैं एस, पी, डी, एफ, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। ये आप जानते हैं, ठीक है, ये आप क्या है जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप जानते हैं इस प्रकार से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बखूबी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने पूरा एस में 2 रख दिया, यहाँ पर पूरा एस में 2 है, और पी में आपका क्या है 6 है, पी में जो है 6 है, एस में 2 है, ठीक है। अब बात आती है डी में, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 10 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं टोटल। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक 25 है, तो 25 तक ही ले जाएंगे भाई। तो कितना बच गया, 6, ये कितना 18, 2 20 और 5 जो बच गए, तो 5 इसमें भराएगा। किसमें भराएगा, 5 इसमें भराएगा। तो पहले इसमें जाएगा, उसके बाद जो बचा खुचा होगा, जितना ही बचाएंगे, कितना बचाएंगे, जितना उस ब्लॉक में भरे जा सके। तो कहने को मतलब भी आंशिक रूप से भरा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, आंशिक रूप से भरा रहा है। अरे यार ये फोरेस 2, ठीक है, और 3d5। तो ये आंशिक रूप से क्या हो रहा है, भराया जा रहा है। आप ऐसे लिखिए या फिर वैसे ही लिखिए, ठीक है, वो क्यों सूत्र के हिसाब से मैंने लिखा है। चलिए, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, ये भी क्या होगा 1:2, 2:2, ये 26 है, 1 बढ़ेगा, ठीक है, 2p6, 3:2, 3p6, और ये कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो 3d कितना हो जाएगा भाई, 3d 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा, 1 ही बढ़ेगा, 4s2 तो रहेगा। यहाँ पर भी वही रहेगा आपका 2s2, 2p6, 3s2, आपका 3p6 और 3d 7 आया जाएगा, क्योंकि एक और बढ़ा है, 27 हो जाएगा। ये 4s2 तक 20 हो गया, 27, और यहाँ पर 1:2, 2, 6, 2, 3p6 और 3d8, और ये 28 हो गया, 4:2, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 28। तो यहाँ पर देखिए आंशिक रूप से क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको होना चाहिए फुलफिल, क्योंकि 10 मांगे हैं तो 10 हो नहीं रहा है। अगर इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, 3d10 लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक है, 3d10 नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके पहले वाले में भराना चाहिए पहले। भले मैं उसको इसके हिसाब से लिखा हूं, लेकिन पहले तो आता है कौन, पहले आता है 4s आता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ही मैंने पहले लिखा था 4s आता है, तो पहले 4s में ही आप भरेंगे, ठीक है। उसको वैसे ही लिखना बेटर रहेगा, आप जैसे समझिए, ठीक है। आप हम जैसे अब वाव के नियम से ही समझते हैं, अब वाव के नियम से ही समझते हैं, जैसे भी समझिए, ठीक है। तो 4s2 आएगा, और 3d क्या होगा आपका 20 और 5 25 आएगा, और यहाँ पर भी 4s2 आएगा और 26 आएगा, और यहाँ पर 4s2 आएगा और 3d जो है 27 आएगा, और 4s2 आएगा, 3d 28 आएगा। ये बेटर है, ये नहीं, क्योंकि वो सूत्र दिया है तो उस हिसाब से मैंने लगा दिया डी को पहले, जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा है वही हमने किया है, कि ऐसे तत्व मैं बार बार दोहरा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करता है, संक्रमण तत्व बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व में रखा है जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की बाहरी उपकोष में पहले वाले उपकोष, ठीक है, बाहरी उपकोष, ठीक है, कि पहले वाले उपकोष में पहले भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें भर नहीं करके हम सबसे पहले इसमें भर देते हैं,
ठीक है। और ये क्या हो जाता है, आंशिक रूप से ये हो जाता है भाई साहब, आंशिक रूप से आपको देखने को मिलता है। तो या आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, जो भी है जैसा भी लिखिए, ठीक है, ये भी समझिए। तो पहले इसको भर लेते हैं, वो आंशिक रूप से। तो दिख रहा है आपको आंशिक रूप से, ये पूरा क्या है, आंशिक रूप से दिख रहा है, ये क्या है, आंशिक रूप से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, क्या हो गया यार, हैंग हो गया क्या? चलिए जो भी है ये हो गया, ये समझ तो आ गया होगा ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप एक बार और जाके देखिएगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कहलाते हैं क्या, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के बारे में और बहुत सारी बातें, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इसको और समझेंगे, लेकिन वक्त हो चला है हमारी क्लास का, हमारे पास समय नहीं है। और साथ ही साथ एक ब्लॉक बाकी है, ठीक है, आपका जो है लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड 2 बाकी है। और साथ ही साथ आपके महत्वपूर्ण जो वन लाइनर जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो बाकी है। तो अभी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो लगभग 1 घंटे की और क्लास है, ठीक है, 1 से सवा घंटा, प्रॉपर 1 घंटा तो नहीं बोल सकता, 1 से सवा घंटा, ठीक है। तो 1 से सवा घंटा की और जो है क्लासेस रहेगी। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। फिलहाल आप जो है इस पर ध्यान केंद्रित करिए, और संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है इस पर और अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल तो ये है, ठीक है, डी ब्लॉक में आंशिक रूप से भरे जाते हैं, आंशिक रूप से अधूरा रहता है, आंशिक रूप से मतलब अधूरा रहता है, खाली प्लेस में जो है पूरा टोटल 10 आना चाहिए। डी में कितने आते हैं, 10, लेकिन 10 नहीं आ रहा था, आंशिक रूप से भरे जाते हैं। तो आप समझिए ऐसे को हम क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स, और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, आज की क्लास के अंतिम पड़ाव। और पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 3 था, पार्ट 3 में क्लोज नहीं हुआ, पार्ट 3 में ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें हमने बात की थी और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको मैं 5 से 7 क्लास में जो पढ़ाया था, ठीक है, कई बार 5 से 7 क्लास पढ़ाता हूँ, कई बार जो है 4 ही 3 क्लास में पढ़ाता हूँ। तो फिर जो है इसके डेटा पर जो है डिपेंड रहता है, ठीक है, किस क्लास में कितना बताना है, या फिर कौन सा क्लास चल रहा है, किस प्रकार का क्लास है, ठीक है, किस बेस का है, ठीक है, जिसमें कंटेंट कम अगर है, ठीक है, उसमें सिलेबस कम है, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो ऐसी है, तो ये चलता रहेगा हमारी क्लास। तो वो आप देख सकते हैं, आज बहुत सारी बातें की हैं और आप इसको याद करिए। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कहीं से पैदा नहीं होते। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सेकंड टाइम इसके बाद, ठीक है, दूसरे दिन के क्लास में। तब हम बातें करेंगे नंबर 4, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट 4। तब आगे की चर्चा करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा, तब आपका क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।